अगर आप आज एक प्लास्टिक की पानी की बोतल सड़क के किनारे फेंक दें तो हो सकता है कि कुछ वर्षों बाद वो आपको दिखाई ना दे, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि वह समाप्त हो चुकी है। सच तो ये है कि प्लास्टिक कभी गायब नहीं होता, बल्कि केवल अपना रूप बदलता है। धूप, हवा, बारिश और समुद्री लहरों के प्रभाव से वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। पहले माइक्रोप्लास्टिक बनता है, फिर उससे भी छोटे कण नैनो प्लास्टिक में, और इतने सूक्ष्म कि इंसानी बाल की मोटाई से भी हजारों गुना छोटे। और शायद यही कारण है कि आज ये कण वहां भी पहुंच चुके हैं जहां कभी मानव प्रभाव की कल्पना भी नहीं की जाती थी, यानी अंटार्कटिका पे। क्योंकि हाल ही में साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक अध्ययन ने पहली बार अंटार्कटिका की मिट्टी में नैनो प्लास्टिक की मौजूदगी दर्ज की है। वैज्ञानिकों ने जनवरी 2023 में मैकमर्डो ड्राई वैली के टेलर और राइट वैली से मिट्टी के नमूने एकत्र किए। अत्याधुनिक विश्लेषण तकनीकी से जांच करने पर इनमें नैनो प्लास्टिक के कण मिले। कुछ स्थानों पर इनकी मात्रा 295 नैनोग्राम प्रति ग्राम मिट्टी तक दर्ज की गई, और में सबसे अधिक पॉलीएमाइड, पेट, पॉलीएथिलीन और पॉलीस्टराइन जैसे प्लास्टिक पाए गए, यानी वही पदार्थ जिनसे हमारी पानी की बोतलें, खाद्य पैकेजिंग, सिंथेटिक कपड़े और रोजमर्रा की अनगिनत वस्तुएं बनती हैं। लेकिन इस अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये नहीं है कि यहाँ पर प्लास्टिक मिला, सवाल ये है कि वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। अंटार्कटिका में ना तो बड़े उद्योग हैं, ना ही स्थायी आबादी, फिर भी वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव गतिविधियां, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, सिंथेटिक कपड़ों से निकलने वाले सूक्ष्म रेशे, समुद्री धाराएं और वायुमंडलीय हवाएं मिलकर इन कणों को हजारों किलोमीटर दूर तक ले जा सकती हैं। और यह खोज हमें बताती है कि प्रदूषण कभी स्थानीय नहीं रहता, वह अंततः वैश्विक बन जाता है। और यही इस शोध की सबसे महत्वपूर्ण सीख भी है। पर्यावरण विज्ञान में पृथ्वी के महासागर, वायुमंडल और ध्रुवीय क्षेत्र ग्लोबल कॉमन्स माने जाते हैं, यानी ऐसे संसाधन जिनकी रक्षा किसी एक देश की नहीं, पूरी मानवता की जिम्मेदारी है। और यदि एशिया, यूरोप या अमेरिका में उत्पन्न प्लास्टिक के सूक्ष्म कण अंटार्कटिका तक पहुंच सकते हैं, तो यह स्पष्ट है कि पर्यावरणीय चुनौतियां भी अब राष्ट्रीय सीमाओं में नहीं बंधी हैं। ये चिंता इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि नैनो प्लास्टिक केवल मिट्टी में पड़े निष्क्रिय कण नहीं है। उनका आकार इतना छोटा है कि वे मिट्टी के सूक्ष्म जीवों, पौधों और जलीय जीवों के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। और यदि ये ध्रुवीय खाद्य श्रृंखला में शामिल हो गए तो इनका प्रभाव फाइटोप्लैंक्टन से लेकर krill मछलियों, समुद्री पक्षियों और अंततः पूरे पारिस्थितिकी तंत्र तक दिखाई दे सकता है। वैज्ञानिक अभी इनके दीर्घकालीन प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती संकेत तो अभी चिंताजनक ही हैं। दरअसल यह पहली चेतावनी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में माइक्रोप्लास्टिक एवरेस्ट की बर्फ, अंटार्कटिका के हिम क्षेत्र, मैरियाना ट्रेंच, वर्षा के पानी, मानव रक्त और यहाँ तक कि प्लेसेंटा में भी दर्ज किए जा चुके हैं। अंटार्कटिका की मिट्टी में नैनो प्लास्टिक की मौजूदगी इस सूची में एक और नाम नहीं जोड़ती, बल्कि यह साबित करती है कि प्लास्टिक प्रदूषण अब पृथ्वी की लगभग हर प्राकृतिक प्रणाली का हिस्सा बन चुका है। और यही कारण है कि समाधान केवल प्लास्टिक का उपयोग कम करने तक सीमित नहीं हो सकता। आवश्यकता है सर्कुलर इकोनॉमी, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी और जिम्मेदार उपभोग की। क्योंकि समस्या केवल प्लास्टिक नहीं है, बल्कि वह विकास मॉडल है जो किसी उत्पाद के उपयोग के बाद उसकी जिम्मेदारी लेना ही भूल जाता है। और अंटार्कटिका की इस खोज ने हमें एक असहज सच के सामने भी खड़ा कर दिया है कि पृथ्वी का सबसे दूरस्थ, सबसे ठंडा और सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप भी यदि प्लास्टिक प्रदूषण से सुरक्षित नहीं है, तो यह केवल अंटार्कटिका की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी मानव सभ्यता का आईना है। तब सवाल ये नहीं रह गया कि प्लास्टिक कितनी दूर पहुंच चुका है। सवाल ये है कि क्या हमारी नीतियां, हमारी तकनीकी और हमारी जीवन शैली उससे पहले बदल पाएंगे जितनी तेजी से यह प्रदूषण पूरी पृथ्वी पर फैल रहा है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।